मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, अराजकतावादी जो विचारधारा है उसका अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, विशेषताएं, लक्षण, इन सब के बारे में हमने अपनी पहली वाली जो कक्षा थी उसमें अध्यापन किया और पढ़ा उसको हमने। अब हम ये देखेंगे कि अराजकतावादी जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, क्या वास्तव में सही है या कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो इसको कमियों मानते हैं और इसकी आलोचना करते हैं। सभी अराजकतावादी इस बात पर सहमत हैं कि राज्य एक अनावश्यक और अनुपयोगी संस्था है और इसका अंत एक राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना की जानी चाहिए। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में अराजकतावादियों के जो विचार हैं उनमें आपस में भी मतभेद हैं और कुछ ऐसे विचारक हैं जो इसकी आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि ये दृष्टिकोण जो है वो अच्छा नहीं है या सही नहीं कहा जा सकता है। अराजकतावाद यह मानकर चलता है कि मनुष्य स्वभावतः सद्गुण संपन्न और यदि उसे कृत्रिम बंधनों से मुक्त व्यवहार की स्वतंत्रता प्राप्त हो तो वह उस दशा से अच्छा जीवन व्यतीत करेगा जैसा वह राजकीय बंधनों के अंतर्गत करता है। इसी आधार पर यह विचारधारा राज्य और कानून के अनुमूलन का प्रतिपादन करती है। किंतु यदि अराजकतावाद की इस विचारधारा पर व्यवहारिक दृष्टि से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि अराजकतावादी विचारधारा कल्पना की उन्मुक्त उड़ान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और इसी कारण कुछ विचारकों के द्वारा इस विचारधारा की आलोचना की जाती है और इसमें कुछ कमियां निकाली जाती हैं। निम्नलिखित कुछ आपत्तियां हैं जो इस प्रकार से हैं। अराजकतावादी दर्शन अत्यधिक आदर्शवादी है। अराजकतावाद के आलोचकों का मानना है कि राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की कल्पना की गई है जिसमें मानव जीवन का कोई नियंत्रण नहीं होगा। किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर कहा जा सकता है कि इस आदर्श समाज की स्थापना केवल स्वर्ग में ही संपन्न हो सकती है। यह समझना बहुत ही कठिन है कि मनुष्य अपनी स्वार्थपरता व बर्बरता को त्याग कर एकदम साधु व्रत कैसे धारण कर सकता है। पारस्परिक द्वेष, घृणा तथा प्रतियोगिता एकदम किस प्रकार समाप्त हो सकती है और यदि अगर संभव भी है तो अराजकतावादी समाज के विभिन्न समुदायों में पारस्परिक संघर्ष न हो। वास्तव में अराजकतावादियों द्वारा दो परियों की कहानी जैसे चमत्कार का वर्णन किया गया है जो व्यवहारिक जगत में बिल्कुल संभव नहीं कही जा सकती है। मानव स्वभाव का जो चित्रण किया गया है वो भी एकांगी प्रतीत होता है। अनुभव ये बताता है कि मनुष्य के स्वभाव का केवल द्विपक्षीय ही नहीं होता, दैवीय पक्षी ही नहीं होता, वरन दैवीय पक्ष के साथ कुछ पार्श्विक प्रवृत्तियां भी मनुष्य के स्वभाव में होती हैं जो कि मनुष्य को स्वार्थी और स्व केंद्रित बनाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में साधारणतः ये दोनों ही पक्ष पाए जाते हैं, यद्यपि इनके अनुपात में अंतर हो सकता है कि कुछ में अच्छाई हो और कुछ में बुराइयां हो। मानव स्वभाव के दुर्गुण राज्य कार्यों के परिणाम नहीं हो सकते हैं। अराजकतावादियों का विचार है कि मानव स्वभाव में जो दुर्गुण होते हैं उनके लिए राज्य तथा उसके कानून उत्तरदायी हैं, पूर्णतः औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। कुछ व्यक्तियों के स्वभाव पर शासकों के अत्याचार का बुरा प्रभाव पड़ता है, किंतु मनुष्य के प्रत्येक दुर्गुण के लिए राज्य को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। व्यवहारिक अनुभव ये कहता है कि मानवीय चरित्र की निर्बलताओं के लिए राज्य तथा कानून से कहीं अधिक उत्तरदायी समाज, कुटुंब, शिक्षाणन तथा देश के रीति रिवाज जिम्मेदार हो सकते हैं। उनके द्वारा भी इस प्रकार के आचरण किया जा सकता है। अराजकतावादी जो विचारधारा है विरोधाभासों से युक्त है। इस विचारधारा के अनुसार सामान्य नागरिक के रूप में मानव अत्यधिक निस्वार्थ, सहयोग, सहानुभूति, प्रेम और सेवा की भावना से संपन्न होता है, किंतु शासक के रूप में यह मानव स्वार्थपूर्ण, दुराचारी एवं अत्याचारी हो सकता है। यह ठीक है कि शक्ति की लिप्सा मानव स्वभाव को भ्रष्ट करती है, किंतु यदि मौलिक रूप से मानव एक दैवीय प्राणी है तो जनमत के बल, शिक्षा के प्रभाव तथा नैतिक चेतना के आधार पर शासकों के स्वरूप को उसी प्रकार से बदला जा सकता है जिस प्रकार से अराजकतावादी राज्य का अंत करके मानव के दैवीय गुणों को जागृत करने की आशा करते हैं। अगर उनको बदला जा सकता है तो फिर इनको भी बदला जा सकता है। राज्य एक दुर्गुण नहीं, सभ्य जीवन की अनिवार्य दशा है। अराजकतावादी राज्य को शक्ति के प्रतीक तथा दमन और शोषण की संस्था के रूप में देखते हैं और वे राज्य के कल्याणकारी पक्ष के प्रति सर्वथा उदासीन होते हैं।
राज्य केवल शक्ति का प्रतीक हो जाता है तब तो वह दमन और अत्याचार का साधन बन सकता है, किंतु यदि वही राज्य शक्ति का प्रयोग नियंत्रित रूप में लोक कल्याण के लिए करे तो राज्य लोकहित में वृद्धि का एक उपयोगी साधन भी बन सकता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि राज्य उपयोगी सिद्ध हुआ है और ऐसी स्थिति में राज्य को एक दुर्गुण के स्थान पर सकारात्मक अच्छाई भी कहा जा सकता है। अरस्तु के शब्दों में कहा जा सकता है कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतर होता है, किंतु वही जब बिना कानून तथा न्याय के जीवन व्यतीत करता है तो सबसे अधिक निकृष्ट हो जाता है। अराजकतावादियों का इतिहास अध्ययन त्रुटिपूर्ण है, उसे ठीक नहीं कहा जा सकता। अराजकतावादियों का आरोप है कि राज्य के द्वारा कभी भी कोई महान कार्य नहीं किया गया है और राज्य ने मानव का नैतिक विनाश किया है। लेकिन प्रोफेसर सीले का कहना है कि मानवता के इतिहास में जो कुछ भी अच्छी अथवा प्रशंसनीय वस्तु आज तक हुई है वह केवल शासित और संगठित समाज में ही संभव हो सकी है। अराजकतावादी परोक्ष रूप में शक्ति के प्रयोग को स्वीकार कर लेते हैं। उनके द्वारा अपने आदर्श समाज की रूपरेखा का स्पष्ट चित्रण नहीं किया गया है कि वे घूमकर उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां से वे चले थे। एक और अराजकतावादी कहते हैं कि व्यक्ति पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होना चाहिए, किंतु दूसरी ओर वे समाज की व्यवस्था पर भार ऐसे संघों को सौंपना चाहते हैं जो वर्तमान राज्य में किए जाने वाले कार्यों को संपन्न करते हैं। अगर ऐसा ही है और ऐसे ही किसी संगठन के द्वारा कार्यों को किया जाना है तो फिर राज्य के द्वारा क्यों नहीं। अपनी आज्ञाओं को प्रभावदायक ढंग से लागू करने के लिए इन समुदायों को भी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। यह संभव नहीं है कि इन संस्थाओं में सब कार्य एकमत होकर किए जाए। स्वाभाविक रूप से बहुमत अल्पमत पर निर्णय थोपेगा ही थोपेगा। अराजकतावादियों का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। ऐच्छिक संघों को संगठित करने वाली कौन सी सत्ता होगी, विभिन्न व्यक्तियों विशेष रूप से विभिन्न समुदायों के झगड़ों का निराकरण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में वे स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहते हैं। यदि विवादों का निपटारा करने की शक्ति और दंड देने की शक्ति की व्यवस्था किसी संघ विशेष को समर्पित की जाती है तब राज्य और संघ उसमें कोई अंतर कैसे हो सकता है। इस प्रकार से फिर राज्य की आवश्यकता ही महसूस की जाती है। धर्म एक घृणास्पद वस्तु नहीं है। अराजकतावादी साम्यवादियों की तरह कहते हैं कि धर्म धनिक वर्ग के हाथों में निर्धनों के शोषण का यंत्र मात्र बन जाता है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह एक नशे की भांति काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मानवीय शोषण का आधार धर्म नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए धर्मगुरु या धार्मिक जो कार्य करता है उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, लेकिन स्वयं धर्म को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। वास्तव में धर्म मानवीय नैतिकता का पोषक है और मानव जीवन के भौतिक पक्ष के समान ही उसका आध्यात्मिक पक्ष भी अति महत्वपूर्ण है। वह जीवन में नैतिकता के रास्ते पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। अराजकतावादियों का स्वतंत्रता संबंधी दृष्टिकोण भी गलत है। अराजकतावादी कानून तथा स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मान लेते हैं और उनका विचार है कि राज्य के प्रत्येक कानून से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। हो सकता है कि राज्य में के कुछ कानूनों ने मानव स्वतंत्रता को सीमित किया हो, पर सामान्यतः राज्य तथा कानून की सत्ता के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है। सीसरो की भाषा में कहा जा सकता है कि स्वतंत्र होने के लिए ही हम बंधन में रहते हैं। उपयुक्त तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि अराजकतावादी विचारधारा एक ऐसी आदर्शात्मक कल्पना मात्र है जिसे व्यवहारिक रूप देना लगभग असंभव है। अराजकतावाद की अव्यवहारिकता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि अब तक कभी भी और कहीं पर भी अराजकतावादी व्यवस्था को अपनाया नहीं जा सका है। इसलिए अराजकतावादी जो व्यवस्था है, जो दर्शन है, जो दृष्टिकोण है, उसको सही नहीं कहा जा सकता है।